प्यारे बच्चों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपने क्लास में। देखिए, आज की जो क्लास है वो पोइट्री से रिलेटेड है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी जो किताब है फ्लेमिंगो, ठीक है, इस फ्लेमिंगो में जो पोइट्री सेक्शन है जो हमें टोटल 14 मार्क्स देता है। 5 कविताएं हैं और 5 कविताएं मिलकर हमें 14 मार्क्स देती है। 3 तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जरा हल्का सा रिवीजन ले लें उसका। हम जानते हैं 3 तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से बच्चों? एक क्वेश्चन होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स का। 2 होते हैं SAT शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी कितने हो गए? 2 क्वेश्चन तो हो गए 4 मार्क्स के। और एक आती है एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, और वो कितने मार्क्स की आती है? 6 मार्क्स की, ठीक है। और हमें अभी से एक टारगेट लेके चलना है, क्या? कि हमें पूरे 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स चाहिए पोइट्री में। ध्यान रखना, आपके क्लास लेने का औचित्य तभी सिद्ध होगा जब आप इसमें 14 में से 14 मार्क्स लें। अगर आप 14 में से 10 मार्क्स ले रहे हैं, 5 मार्क्स ले रहे हैं, 6 मार्क्स ले रहे हैं, 8 मार्क्स ले रहे हैं, तो आप क्लास ही क्यों ले रहे हो? फिर इतने तो वैसे आ जाएंगे। अगर आप में ये भूख है ना कि नहीं मुझे 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स चाहिए, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, एक सिंगल काम। बताऊं क्या? एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। देखो, जो कुछ मैं आपको स्टडी मटेरियल दूं, जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, किसका? इस पोइट्री सेक्शन का। उस स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पहले बात तो दिमाग में बिठाओ। और उसके अलावा एक लाइन नहीं पढ़ोगे कहीं से भी, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, और चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो। ये फेथ आपको मेरे पे रखना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो भी स्टडी मटेरियल है उसको मैनी टाइम्स रिवाइज करोगे, लिख लिख के रिवाइज करोगे। बस यही काम करना है, ये 2 काम करने हैं। जो कुछ मिला, जो कुछ आपको मैं PDF के रूप में दे रहा हूं, बस उसके अलावा नहीं पढ़ना है। ये क्लियर अपने दिमाग में बिठा लो। और दूसरी बात, जो आपको मटेरियल उसको कई बार रिवाइज करके पढ़ना है, ये कर लो। गारंटी है मेरी आप लोगों के लिए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। कोई एरर नहीं करके आते हो तो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इस पोइट्री में से एक्सप्लेनेशन को लेने वाले हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन हमारी 6 मार्क्स की है। एक्सप्लेनेशन हमारी क्या है? 6 मार्क्स की है। PDF आप लोगों को मैंने पहले डाल दी, 3-4 दिन पहले आपके PDF आ चुकी है, राइट। और अब उस PDF को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पहले हमेशा एक ही काम करना चाहिए आपको, पहले PDF पढ़ो फिर मेरी क्लास लो, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में देखो, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन देगी 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स 6-6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस में। एक एक्सप्लेनेशन का है, एक सीन पैसेज का, और 6 अंक आते हैं आपके MCQ के। ये 18 मार्क्स बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं, ध्यान रखना। और ये 18 के 18 दिलाऊंगा, बेफिक्र रहना आप, है ना। 6 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के, 6 मार्क्स आपके सीन पैसेज के, ठीक है। और 6 मार्क्स आपके आते हैं MCQ के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। 6 आउट ऑफ 6, ये 18 के 18 मार्क्स उठाने हमको, ठीक है। अब देखो, एक्सप्लेनेशन है तो देखो, एक्सप्लेनेशन की मैं हिंदी में इसको व्याख्या कहेंगे हम लोग। और एक्सप्लेनेशन का मतलब यह हुआ कि हमें हमारी जो कविताएं हैं 5, उन 5 कविताओं में से किन्हीं 2 कविताओं के कोई 2 स्टेंजा हमारे सामने आएंगे। हर कविता में से एक, यानी 2 कविताओं में से 2 आएंगे, एक करके आना है। हमारे कोर्स में कविताएं कितनी हैं? हमारे कोर्स में टोटल 5 कविताएं हैं, ठीक है। 5 कविताओं में से ही हमको 2 कविताएं पूछेगा, तो 5 कविताओं में देखो कौन कौन से कविता है। जैसे कि आपने देखा होगा थिंग ऑफ ब्यूटी, हाँ ना, एक कविता आपके सिलेबस में थिंग ऑफ ब्यूटी आपने पढ़ी होगी, है ना। जॉन कीट्स साहब की बहुत अच्छी कविता है। एक माई मदर एट 66, ये भी आपने पढ़ा होगा, कमला दास की कविता है, ठीक है। माई मदर एट 66 एक कविता हमारी ये हो गई है। इसके अलावा एक रोड साइड टी स्टैंड है ना। एक आपका रोड साइड स्टैंड है, टी स्टैंड नहीं, रोड साइड स्टैंड है। ये कविता भी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो रीडिंग मार लेना। और 2 कविताएं और है, एक कीपिंग क्वाइट है, ठीक है। एक हमारी कीपिंग क्वाइट हो गई, और एक कविता हमारी हो गई कौन सी? आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर। इस तरह से हमारे सिलेबस में क्या है? वी हैव दीज 5 फॉर्म्स जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है।
मैंने 5 कविताओं के नाम क्यों लिखे हैं? आपको हमको आते हैं मुझे पता है, समझो ध्यान से क्यों लिखे हैं। देखो एक्सप्लेनेशन जो है एनी 2, इन पांचों में से कोई भी 2 कविताएं जो है वो आपके सामने आएंगी, किसके लिए? एक्सप्लेनेशन के लिए। इन पांचों में से 5 तो नहीं आएगी, कोई भी 2 आएंगी। तो हम ये तय करें ना पहले कि वो 2 कौन सी हो सकती है। अरे पढ़ना एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। अंधाधुंध नहीं पढ़ना चाहिए कि धुआंधार तैयारी कर रहा है, धुआं ही धुआं भर रहा, दिमाग के अंदर धार आ ही नहीं रही है। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? तो आपको हमेशा थोड़ा सा सिलेक्टिव होना चाहिए पढ़ने के लिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना हमको सोच समझ के खाना चाहिए कि जो हमारे अंग लगे, जो हमारे शरीर को लगे, वही तो खाना चाहिए। ठूस ठूस के आप कुछ भी खा रहे हो उससे कोई मतलब थोड़ी निकलता है। तो देखो बच्चों, 2024 के एग्जाम को अगर मैं अपने ध्यान में रखूं, आपके आरपीएससी 2024 के आरबीएससी, राइट, तो सर इसमें से मुझे ये 2 कविताएं तुमको एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2023 के अंदर इन्हीं 2 कविताओं में से एक्सप्लेनेशन आई है। और अगर राजस्थान बोर्ड के अगर आपने पेपर देखे हो तो राजस्थान बोर्ड यूजुअली क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है। क्लियर है? यूजुअली क्वेश्चन रिपीटेशन पे नहीं आते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये दोनों के दोनों क्या है, इस साल के लिए हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। और एक बात बताओ, तुम इसमें से एक तो वैसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर रिपीट भी करेगा तो एक कर लेगा, 2 तो रिपीट नहीं करेगा ना। तो देखो, आपको इन दोनों कविताओं को एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो मैं बता दूंगा भैया आवश्यकता है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास में इन 2 कविताओं को डिलीट करिए। अब हमारे पास में क्या बचती है? 3 कविताएं बचती है। ध्यान रखना, कितनी कविताएं बचती है? 3। अब क्या है, 3 में से अभी फिलहाल हम ये स्टार्टिंग की 2 कविताएं करेंगे, और इस कविता को मैं ड्रॉप करूंगा कब तक? हाफ ईयरली का पेपर देखने के बाद में। ओके, और एक बोर्ड का सैंपल पेपर आता है, उस बोर्ड के सैंपल पेपर को देखने के बाद में डिसाइड करेंगे कि इस कविता की एक्सप्लेनेशन हमको तैयार करनी है या नहीं करनी है। बच्चों, मैं बहुत नपातुला पढ़ाता हूं, ध्यान रखना। मैं वो उस कैटेगरी का टीचर नहीं हूं कि अनाप शनाप पढ़ा दिया जाए। नो, मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना कि बच्चे को चाहिए, जितना कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपसे मांग रहा है। जितना बोर्ड हमसे मांगेगा बस उतना आपको मिल जाएगा, बस बहुत है, उसको साइडंग से करो। अनाप शनाप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम एक्सप्लेनेशन के लिए फिलहाल इन 2 चीजों का वेट करेंगे, हाफ ईयरली का पेपर और एक हमारा बोर्ड का सैंपल पेपर। ये हाफ ईयरली के आसपास ही आते हैं दोनों के दोनों। आते ही फिर मैं डिसाइड कर लूंगा कि भैया इसमें से क्या करना है। क्लियर है? तो अब हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और देखो बच्चों, एक्सप्लेनेशन जो है हमारी 6 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन आती है। तो इन 6 मार्क्स में हमारा उत्तर जो है वो वेल अरेंज्ड होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर जब आपका एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर आपको 6 में से 4 मार्क्स तक तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, वो हंसते खेलते आपको दे देगा। जैसा भी आपने लिखा है ठीक ठाक लिखा, उसको पसंद आ गया तो आपको लगभग 6 में से 4 मार्क्स आपको दे देता है। लेकिन अगर उसको 6 में से 5 मार्क्स देने हो तो उसका हाथ यूं बंद हो जाता कि नो, 5 तो नहीं दूंगा। लेकिन अगर उसको 6 में से 6 देने हो तो सर बिल्कुल क्लोज हो जाता है उसका हाथ। फिर उसको वो चीज चाहिए जो वो किसी और में नहीं मिले। और वो चीज क्या है? वो चीज एक ही है, एररलेस राइटिंग। पहला जो उसको चीज चाहिए ना आपके एग्जामिनर को 6 में से 6 मार्क्स देने के लिए, ध्यान रखिएगा, 6 में से 6 मार्क्स चाहिए आपको। आपका एग्जामिनर 6 में से 4 मार्क्स हंसते गालते दे देगा सर, कोई सोचेगा ही नहीं देते हुए। 5 मार्क्स भी अवॉर्ड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सोचेगा 5 मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर 6 में से 6 मार्क्स देगा तो उसको 10 बार सोचेगा वो, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, नहीं दिए जा सकते। लेकिन अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान रखा तो उसके हाथ से 1 मार्क्स हमको खींचना है। वो कैसे खींचेंगे उसी की आज हम बातचीत कर रहे हैं। और ध्यान से हर बात को क्या करोगे आप, गहराई से समझो। बच्चों, इसके लिए एक टेक्निक, हमारा एग्जामिनर 6 में से 6 दे, उसका एक ही तरीका कि जो कुछ आपने लिखा उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, व्यवस्थित दिखना चाहिए,
और वो एरर फ्री होना चाहिए। आपका एग्जामिनर जब इस आपके लिखे लेखन को चेक करेगा, जो कुछ भी आपने इसमें लिखा है, वॉट एवर यू रॉट, जब इसको चेक करे तो उसको कहीं पे भी एक सिंगल मिस्टेक नजर नहीं आनी चाहिए। मिस्टेक ऑफ स्पेलिंग, मिस्टेक ऑफ ग्रामर, ग्रामर की मिस्टेक फिर भी कभी कभी अवॉइड कर दी जाती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश में अवॉइड नहीं की जाती है। ग्रामर फिर भी कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ठीक है इट्स ओके, सोरियस नहीं लगा, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो दैट वुड नॉट डू, वो नहीं चल सकता। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। दो ही चीजों पे ध्यान देंगे हम लोग। जब भी क्वेश्चन बड़ा आता है तो हमारे दो जगह फोकस होना चाहिए। एक हमारी प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, उसकी हम जो भी उत्तर लिख रहे हैं वो बिल्कुल उसकी प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण सही होना चाहिए, और एक वो हमारा एरर फ्री होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की स्पेलिंग उसको नहीं दिखनी चाहिए, और किसी प्रकार की नो ओवर राइटिंग, कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। एक बार में जो लिख दिया वो आपका लिख दिया, नो ओवर राइटिंग और नो कटिंग, कोई ओवर राइटिंग और कोई शब्दों की कटिंग नहीं होनी चाहिए। जो एक बार शब्द लिखने में आ गया बस डन, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, तब जाके वो 6 में से 6 मार्क्स देगा। बच्चों याद रखना, जब रेस होती है तो जो जीतने वाला होता है, जो प्रथम स्थान पे आता है और जो सेकंड स्थान पे आता है, उन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, जरा सा नैनो सेकंड का डिफरेंस होता है, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट कहलाता है और सेकंड सेकंड कहलाता है। ताकत दोनों में बराबर है, दौड़े दोनों बराबर, लेकिन जरा सा एक जिसको कहते हैं ना कि जरा सा एक जिसको ये मान के जो छोटी सी मिस्टेक से क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का भेद पैदा होता है। दुनिया प्रथम को जानती है, दुनिया द्वितीय को नहीं जानती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब हमें 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स लेने हैं। आइए तो इसकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा देखते हैं। देखो बच्चों, जब भी हम व्याख्या करेंगे तो देखो मैंने पहले लिख दिया आपके नोट्स के अंदर कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी, 2 कविताएं हम करने वाले हैं। लेआउट ऑफ एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन का लेआउट कैसा रहेगा, फॉर्मेट कैसा रहेगा, ये देखिए आपकी प्रेजेंटेशन कैसे रहेगी। ये जो स्लाइड है ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड है। आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एग्जामिनर के सामने ऐसे प्रेजेंट होनी चाहिए। सबसे पहले आप रेफरेंस डालेंगे। रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, रेफरेंस का मतलब हो गया सर कि ये कविता की आप आइडेंटिटी बताओगे, कविता का नाम और कवि का नाम, बस सिंपल सी 2 बातें। और सुनो ध्यान से, कोई ज्यादा जिसको कहते हैं शो ऑफ वाली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कोई ज्यादा ओल्ड लैंग्वेज नहीं चाहिए। कई बार मैं बच्चों की कॉपी में देखता हूं ऐसे ऐसे शब्द और फ्रेजेस टीचर्स लिखवा के भेजते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसी विचित्र सी भाषा नहीं, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे कि देखो, द प्रेजेंट पीस ऑफ पोइट्री हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कि जो प्रस्तुत पीस ऑफ पोइट्री है, काव्य का जो ये हमारे सामने जो पीस है, जो जिस पार्ट है, हिस्सा है, भाग है, हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। अब देखो एक्सट्रैक्ट जो वर्ड है, मैं ये नहीं कहता आपको एक्सट्रैक्ट ही इस्तेमाल करना, कोई जरूरी नहीं है सर। इस एक्सट्रैक्ट का एक सामान्य वर्ड होता है, इसको हम कहते हैं टेकन, TAKEN, टेकन। अगर आप वहां पे स्पेलिंग भूल जाओ, एक्सट्रैक्टेड की किसी भी कारण से दिमाग से निकल जाए, तो आप लिख देना टेकन, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप कहोगे सर कोई नंबर काटेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, बात बराबर लिखी है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का ऐसा का एज इट इज उद्धरण जो कर लेते हैं ना, उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं, और भी बहुत सारी इसकी मीनिंग है। तो मैंने कहा कि द प्रेजेंट पीस ऑफ पोइट्री हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और देखो यहां पे देखो ये चिन्ह पे ध्यान दो। यहां आपने देखा होगा सिंगल सिंगल चिन्ह लगा हुआ है, आपने देखा होगा ये जो कोटेशन मार्क होते हैं इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, ये डबल भी होते हैं, और ये चिन्ह क्या होते हैं, ये चिन्ह सिंगल भी होता है। तो ये उद्धरण चिन्ह का जो डबल होता है, ये तो यूजुअली किसी वाक्य के लिए आता है, यानी कि आप किसी व्यक्ति के वाक्य को एज इट इज लिख रहे हो, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को या किसी हिस्से को या किसी पैराग्राफ को आप एज इट इज लिख रहे हो, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ये डबल इन्वर्टेड कोमास इसको बोलते हैं कहीं आम भाषा में, लेकिन इसको कोटेशन मार्क कहते हैं। तो ये डबल कोटेशन मार्क है, ये तभी लगाया जाता है जब एक पूरी पंक्ति आपने उतारी हो एज इट इज, किसी राइटर की, किसी व्यक्ति की, या पूरा पैराग्राफ आपने ले लिया हो। लेकिन अगर आप शीर्षक ले रहे हो,
अगर आप किसी कविता का शीर्षक ले रहे हो, किसी फिल्म का शीर्षक ले रहे हो, किसी क्या कहते हैं, किसी किताब का शीर्षक ले रहे हो, तो शीर्षकों को हमेशा सिंगल एकल उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे। इसलिए एकल उद्धरण चिन्ह है तो यहां पे आएगा कविता का नाम, जो भी कविता का नाम है उस कविता का नाम यहां पे का शीर्षक, नाम नहीं होता, कविता का शीर्षक यहां पे हमको लिखना होता है। ठीक है, तो द प्रेजेंट पीस ऑफ पोएट्री हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और उस कविता का हमने शीर्षक लिख लिया। इट इज रिटन बाय, इसको लिखा गया, और यहां पे आपकी जो भी कवि है उस कवि का आपने क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। बस, इससे ज्यादा आपको रेफरेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब आता है कॉन्टेक्स्ट। सर कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट का सीधा सा मतलब होता है कि जो आपको उसने पद्यांश दिया है, जो भी उसने पद्यांश दिया है, इस पद्यांश में वो मेन रूप से क्या कहना चाहता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। हाँ ना, पूरी कविता का कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहां पे, उस स्पेसिफिक पैराग्राफ में, उस स्पेसिफिक स्टेंजा में, पीस ऑफ पोइट्री में वो किस बात का जिक्र कर रहा है, बस वही क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, है ना, और ये आपने अपने जो आकाश कुमार नोट्स हैं, है ना, उसके अंदर आपको एज इट इज मिलेगा। यस, एज इट इज, जो मैं किताब, मेरी किताब में किताब को ही पढ़ा तो मान के चलो आप ये। ठीक है, तो इन दिस स्टेंजा द पोइट स्पीक्स ऑफ, आप चाहो तो स्पीक्स ऑफ लिखो या फिर यहां पे लिख सकते हो सैज दैट, कवि कहता है कि। अब देखो ये तो पद्यांश के हिसाब से बदलता रहेगा, तो मैंने इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा ऑफ द पोम, पोम के इस स्टेंजा में, इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन पोम होता है, पोम, पोम यूं बोलता, ऊ होता है इसमें एक्चुअली, है ना, इसको हम पोएम बोलते नहीं, पोम। अगर इसको हम लिखें तो ये यूं लिखा जाता है, पोम। स्क्रिप्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, पोम। ठीक है, उच्चारण सही रखा करो। तो इन दिस स्टेंजा ऑफ द पोम द पोइट स्पीक्स ऑफ या सेज दैट, और उसके बाद में अपने इसका कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। आगे सिखा दूंगा कैसे लिखना है, स्टार्टिंग ऐसे। उसके बाद तीसरे नंबर पे फिर अपन को एक्सप्लेनेशन लिखनी है, जो सिंपल शब्दों के अंदर उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो भी हमारा पद्यांश होगा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद में एक पॉइंट जरूर आप डालोगे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन। ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल अप्रिसिएशन। आप चाहो तो क्रिटिकल नोट भी लिख सकते हो, अप्रिसिएशन की स्पेलिंग भूल जाओ किसी कारण से, तो आप क्या लिख सकते हो, क्रिटिकल नोट भी लिख सकते हो। क्रिटिकल शब्द को भी भूल जाओ, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्स्ट्रा नोट, इससे भी हमारा काम चल जाएगा, है ना। क्रिटिकल नोट बोल दीजिए, हालांकि दोनों में अंतर है, लेकिन ठीक है, जब भूल जाओ और आपको लिखना है और स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, गलत हो जाएगी, गलत होने से बढ़िया कि सिंपल लिख के आ जाओ। ध्यान रखिएगा, मार्क्स गलती के कटते हैं, सिंपलिसिटी के नहीं कटते हैं। राइट, तो आप लोगों से वही कहूंगा, मैं कई बार देखता हूँ बच्चों की कॉपियां, है ना, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं जब कई बार स्कूलों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार तुम्हारी कॉपी बताइए, बच्चा दिखाता कि सर मैं ये हाथी घोड़ा कोचिंग में जाता हूँ और हमारे गुरुजी ने ये लिखवाया। तो मैं कहता हूँ यार गुरुजी को अपना अंग्रेजी यहीं झाड़नी है क्या सारी? राजस्थान बोर्ड इतनी टफ लैंग्वेज नहीं मांगता, राजस्थान बोर्ड सिंपल मांगता है, सिंपलिसिटी विद नो एरर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अंग्रेजी को आसान बनाओ यार, बहुत आसान है, इंग्लिश क्या है। तो कमेंट ऑफ द लैंग्वेज, ऑन, यहाँ पे ऑन कर लेना यार, है ना, तो आपकी नोट्स में भी यहाँ पे ऑफ आ गया था, गलती से ऑन कर लेना। ठीक है, तो कमेंट ऑन द लैंग्वेज, एक कमेंट आप लैंग्वेज पर डाल सकते हो कि भाषा कैसी है। तो भाषा हमने देखा, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज क्वाइट इजी, इस कविता की जो भाषा है बहुत आसान है, यट तो भी इट इम्पार्ट्स डीप मीनिंग, तो भी ये क्या करती, गहरा अर्थ देती है। अब देखो ये इम्पार्ट जो शब्द है ना, एक और शब्द पाया जाता है इंग्लिश में जिसको आप इंपोर्ट कहते हो, और कई बार बच्चा क्या कंफ्यूज होकर इम्पार्ट की जगह पे इंपोर्ट लिखकर आ जाता है और गलत कर देता है ना, जिसको कहते हैं कि होमोस्क्रिप्ट जैसे वर्ड नहीं है, सिमिलर से दिखने वाले शब्द है ना, होमोस्क्रिप्ट नहीं है ये, लेकिन हाँ गलती हो जाती है, PART और PORT का तो अंतर है इसमें। तो आप देखो ये इम्पार्ट्स है, इसका मतलब होता है गिव, अगर आप भूल जाओ तो यहाँ पे गिव्स लिख के आ जाना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इंपोर्ट अलग शब्द है, इसको मत लिख देना यहाँ पे, इंपोर्ट का मतलब तो आयात होता है। ठीक है, तो यट इट इम्पार्ट्स डीप मीनिंग, ये गहरा अर्थ देती है। और उसके बाद में कोई अगर फिगर्स ऑफ स्पीच है, कोई अलंकार अगर उसमें आपके स्टेंजा में है तो लिख सकते हो, और कोई स्पेसिफिक मैसेज अगर वो दे रही है तो आप इसमें लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो ये दोनों चीजों को छोड़ा जा सकता है। अरे क्लियर है कि नहीं है? ये हार्ड एंड फास्ट नहीं कि लिख के आना, अगर समझ में आ गया
यस तो आप लिख सकते हो, और नहीं आया तो कोई बात नहीं है, यू मे क्विट इट। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हमने 4 बिंदुओं में इसकी एक्सप्लेनेशन करी। 4 बिंदु कौन कौन से हैं सर? देखो, पहला हमने रेफरेंस डाला, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट डाला, फिर हमने एक्सप्लेनेशन डाली, और उसके बाद में हमने क्रिटिकल नोट या एक्स्ट्रा नोट डाल दिया। अब ये 4 पॉइंट के अंदर आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं आपकी कविता की तरफ। अब देखो, कविता को समझना, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की कविता है। ठीक है, और गजब की कविता है। अंग्रेजी साहित्य में इस कविता का बहुत बड़ा क्या इसका सम्मान है ना। अंग्रेजी साहित्य पढ़ने वाले लोग, अंग्रेजी साहित्य को समझने वाले लोग जॉन कीट्स की इस कविता का बहुत आदर करते हैं। और इस कविता की जो पहली लाइन है, जो शीर्षक है कविता का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो शीर्षक ने इसी पहली लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये कविता की जो पहली लाइन है, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब की तरह इस्तेमाल होती है। ये कहावत हो गई अंग्रेजी की। कई लाइनें ऐसी है कवियों की जो कहावतें बन जाती है, तो उनमें से क्या है ये, यही है। दुष्यंत कुमार की कविता की आपकी जो कविता की हो गई है, पीड़ पर्वत से पिघलनी चाहिए। ये देखो, ये लाइन जो है एक तरह से कहावत की तरह हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। इस कविता को थोड़ा सा देखो, ये जो एक्सप्लेनेशन, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, तो हिंदी करके बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके स्कूल में आपने पढ़ लिया होगा। मैं डायरेक्ट इसकी बात करूंगा, एक्सप्लेनेशन की। हल्का सा इसके बारे में बातचीत जरूर कर लेंगे, बाकी इसको मैं एक्सप्लेनेशन नीचे करूंगा। इस कविता को समझने के लिए आप एक छोटी सी बात अपने दिमाग में बिठाओ कि जो जॉन कीट्स है ना, ये जॉन कीट्स प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी रहा है। इसको प्रकृति से बहुत लगाव है। समझ में आ गया? तो इस कविता के अंदर जॉन कीट्स एक बात कहता है, अगर इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो इस कविता को समझ जाओगे आप। देखो, अगर देखा जाए तो हम क्या हैं? हम सबके सब प्रकृति हैं सर। हम सबके सब प्रकृति, हम प्रकृति तो हैं। इंसान भी तो प्रकृति है। वी आर नेचर। तो अब आप समझिए, हम वास्तव में वी आर ए पार्ट ऑफ नेचर। हम इस प्रकृति के क्या है? इस प्रकृति की क्या है? पार्ट है सर। वी आर ए नेचर। वी आर नेचर। हम प्रकृति है। लेकिन हमने अपनी जीवन शैली ऐसे बना ली कि हम प्रकृति से दूर हो गए। हम अपने आप को अननेचुरल समझने लगे। हम अपने आप को प्रकृति से अलग ले गए। समझ आ गया? इसलिए हम दुखी हो गए। इसलिए हम दुखी हो गए। वृक्ष की छाया में बैठना और एयर कंडीशन में बैठना, ध्यान रखना, आपका शरीर एयर कंडीशन में आपको आनंदित महसूस नहीं होता, लेकिन अगर वृक्ष की छाया में बैठे हुए, ठंडी छाया में, तो सर आपको प्रसन्नता मिलती है। क्यों? इसलिए कि एक प्रकृति है आपका शरीर, वो दूसरी प्रकृति की चीज से मिलता है, तो आपको क्या मिलती है? सुकून मिलता है। आप थके हारे आए हैं, समझना, इस कविता के जो गहराई है ना, उसको समझने की कोशिश करना। आप थके हारे आए हैं और आप थोड़ा सा शीतल जल से अपना मुंह धो लेते हैं, ठंडे पानी से अपना मुंह धो लिया, तो आपको सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति प्रकृति से मिल रही है। समझिएगा ध्यान से, है ना। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया किसका? एयर कंडीशन का। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका? पानी का। आप देखिए, आपका कितना भी मूड खराब हो, अगर आपने कुछ अच्छा सा फूल देखा, गुलाब का फूल देखा, और उसको आप जब देखते हो तो आपका मन अपने आप ही प्रसन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर एक प्रकृति की मुलाकात एक दूसरी प्रकृति से हो रही है। प्रकृति जब प्रकृति से मिलती है तो क्या होती है? खूबसूरती होती है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। बात समझ में आ रही है? आप देखिए, बच्चा जो होता है, बड़े गजब की बात इसमें भी आएगा, चाइल्ड का एग्जाम्पल आई थिंक, है ना। इसमें नहीं है, दूसरी कविता में। लेकिन आप देखो, बच्चा क्या होता है? प्योर इनोसेंट होता है, मासूम होता है, और प्योर प्रकृति है बच्चा तो, है ना। चेहरा हुआ उसका खिला हुआ रहता है। और घर में अगर कोई मान लीजिए माहौल थोड़ा सा गमगीन हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो मम्मी पापा के बीच में या दादा दादी के बीच में, और अचानक वो बच्चा ऐसी बात कर देता है, सब मुस्कुरा देता है, कि पूरा माहौल क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। अब समझो आप कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये सर प्रकृति की हर चीज जो खूबसूरत है वो आनंद का स्रोत होती है। इंसान को उससे आनंद मिलता है। बस इस बात को
इस जॉन कीट्स ने इस कविता के अंदर ढाल के हमारे सामने रखा है, जिसका शीर्षक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्लियर है? आनंद की जो वस्तु, सुंदर जो वस्तु, या सुंदरता का मतलब क्या है? कोई सी भी सुंदर वस्तु, चाहे वो प्राकृतिक रूप से सुंदर हो, कभी कभी आर्टिफिशियल रूप से भी सुंदर हो तो भी चलेगी। वो कहता है कि ये जॉय फॉर एवर, ये आनंद होता है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज करती रहती है, बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। देखो डबल नेगेटिव का इस्तेमाल किया इसने, नेवर नथिंग, इसको कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव, सॉरी डबल नेगेटिव, मैं इंटेरोगेटिव बोल रहा हूं, डबल नेगेटिव का इस्तेमाल किया इफेक्ट लाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको काव्य के हिसाब से अगर आपके सामने अगर एक्सप्लेन करूं ना लिटरेचर के अकॉर्डिंग, तो सर इस एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा, क्योंकि ये लिटरेचर है ये। लेकिन क्योंकि हम जनरल इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अब मैं आपको जनरल इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अब इंग्लिश कंपल्सरी, इसलिए मैं उसको उस बारीकियों पे नहीं जाऊंगा जो साहित्य के स्टूडेंट के साथ में जाना पड़ता है। अपन सिंपल सिंपल सा चलते हैं। तो सर अगर ये पैराग्राफ आपके आ गया तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी ये समझो आप। तो देखो, हम सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे। सर दिस प्रेजेंट पीस ऑफ पोइट्री, ये जो पोइट्री का प्रेजेंट पीस है हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, इसको लिया गया है फ्रॉम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, फ्रॉम अ थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की कविता से। ठीक है, इट इज रिटन बाय जॉन कीट्स, इसका क्या है, इसको लिखा किसके द्वारा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। सिंपल सी बात हमने लिख दी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर इन द प्रेजेंट स्टेंजा, इस प्रस्तुत पद्यांश में, द पोइट सेज, कवि कहता है कि, कवि कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सोर्स का मतलब क्या होता है सर? सोर्स का मतलब स्रोत होता है। स्रोत का मतलब क्या हो गया? स्रोत हो गया, स्रोत ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि कोई भी सुंदर वस्तु जो होती है वो हमारे आनंद का स्रोत होती है, हैप्पीनेस का स्रोत होती है, खुशी का स्रोत होती है। एंड इट्स अ लवलीनेस, इसकी जो लवलीनेस है, लवलीनेस का मतलब क्या हो गया? सुंदरता, ब्यूटी। आप भूल जाओ तो यहां पे एक शब्द लिख सकते हो ब्यूटी। इसकी जो ब्यूटी है कीप्स इंक्रीजिंग, वो बढ़ती रहती है। कीप्स इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ती रहती है। ये कीप प्लस आईएनजी जो होता है इंग्लिश में वो ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। देखो कीप प्लस आईएनजी, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूं तो इंग्लिश बनती है आई टीच। मैं पढ़ाता हूं तो इंग्लिश क्या बनती है? आई टीच। और मैं पढ़ाता रहता हूं, देखो ये है पढ़ाता हूं, यहां पर मैंने क्या बोला है? पढ़ाता हूं, तो ये तो हो गया आई टीच। और एक मैंने पढ़ाता और इसके बाद में एक वर्ड लगा दिया रहता हूं, तो इसका मतलब ये जो आपने जो रहता शब्द इसमें इस्तेमाल किया है, इसके क्या देखो, वो सोता है वह सोता रहता है, वह गाता है वह गाता रहता है, मैं चाय पीता हूं और मैं क्लास में चाय पीता रहता हूं। मतलब ये ता रहता हूं क्या बोल रहा है? ये ता रहता हूं, कंटिन्यूटी पे फर्क पड़ता है। इसके लिए अंग्रेजी बनानी पड़ती है आई कीप। यहां क्या लगेगा? कीप। और जो भी काम है उसको आईएनजी फॉर्म में ले लो, आई कीप टीचिंग। ये है इसकी इंग्लिश। आराम से इंग्लिश बोला करो। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई कीप टीचिंग, मैं पढ़ाता रहता हूं। ये इसकी इंग्लिश होती है। ठीक है, तो देखिए अब आप समझ सकते हो कि कीप्स इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ती रहती है विद टाइम, समय के साथ में इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। सिंपल भाषा, आसान भाषा, बस इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आप देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। यार मेरा कैमरा थोड़ा तिरछा लगा दिखता है, हाँ तभी तिरछा थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया आज, कोई बात नहीं, मीनिंग तो सीधा आ रहा है। देखिए एक्सप्लेनेशन, द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, कि इस स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है ना, आराम समझना, द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, ऐसे याद करो इसको पूरा यहां तक। द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजा की जो पहली लाइन है, हैज टेकन, उसने वो ले चुकी है, हैज टेकन वो ले चुकी है, क्या ले चुकी है? द प्लेस, स्थान, ऑफ ए प्रोवर्ब, उसने एक प्रोवर्ब का स्थान ले लिया है, एक कहावत का स्थान ले लिया है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, आनंद की वस्तु, ना जो सुंदर वस्तु आनंद का स्रोत होती है हमेशा के लिए, जॉय होती है। इट मैक्स मैन हैप्पी फॉर एवर, मतलब क्या है?
यह है किसी भी इंसान को हमेशा हमेशा के लिए क्या प्रसन्न बनाती है, खुश बनाती है। इट इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवर, इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवर, के दूसरे शब्दों में आनंद की जो वस्तु होती है वो हैप्पीनेस का सोर्स होती है हमेशा हमेशा के लिए। बस बात वही है, मैं बहुत सामान्य भाषा में इसको मैंने लिखा है, आपको आसानी समझ में आ जाए। इट इज इटर्नल, ये शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या था? हमेशा रहने वाला। ये कोई अभी की बात नहीं है, जब से प्रकृति स्टार्ट हुई है, जब तक प्रकृति चलेगी तब तक ये परमानेंट बात है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। इट इज इटर्नल। अब ये लाइन है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भूल जाओ तो इस लाइन को आप छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं लिख दो, अच्छी है, राइट, छोटी छोटी बातें हैं। इट्स लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मैंने आपको समझा दिया है। इसका जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता, इसका जो प्यारापन है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के पैसेज के साथ, समय के कालखंड के साथ, समय के अनुसार इसका बढ़ता रहता है, सुंदरता बढ़ती रहती है ना। आगे देखो, द पोइट बिलीव्स, कवि का ऐसा मानना है, कवि ऐसा सोचता है। बिलीव का मतलब विश्वास करना भी होता है, तो बिलीव का मतलब मानना। कवि का ऐसा विश्वास है क्या, कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु, नेवर कम्स टू एन एंड, वो कभी समाप्त नहीं होती है, उसकी सुंदरता कायम रहती है। एक फूल गिरता है, उसके ऊपर दूसरा फूल आता है, समझ में आ गया। चंद, अगर सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा आता है, हाँ, तारे आते हैं, तो सुंदरता तो हमेशा कायम रहती है किसी ना किसी रूप के अंदर। द वर्ड्स, अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो वर्ड्स अभी हमने इस्तेमाल किए थे, कौन से? नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ठीक है। ये जो शब्द इस कवि ने इस्तेमाल किए, नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो नथिंगनेस में पास नहीं होते, मतलब ये इसी आइडिया को सजेस्ट करता है, सैड आइडिया। सैड आइडिया का मतलब उपयुक्त आइडिया को ही क्या करते हैं, वो सुझाते हैं। आप शो शब्द इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, कि वो इसी आइडिया को क्या करते हैं, सुझाते हैं। किस आइडिया को? कि सुंदर वस्तु कभी समाप्त नहीं होती, उसकी सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती है, ये वाली। तो मैं सोचता हूं इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी, आराम से एक दो बार देखना, क्लियर है सर। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, पॉइंट के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अनुसार, अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस, प्रोवाइड्स का मतलब क्या होता है? देना, गिव्स, कि सुंदर वस्तुओं को देती है सर। क्या देती है? शेल्टर देती है। शेल्टर का मतलब क्या होता है? आश्रय, पनाह है। अगर हम हिंदी में उर्दू में बोलें तो उर्दू में एक शब्द आता है पनाह है, और हिंदी में एक शब्द आता है कौन सा? आश्रय। तो आश्रय शब्द की जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें आश्रय देती है, पनाह देती है। जैसे कि, जैसे कि, एज का मतलब जैसे कि, ट्रीज डू, जैसा कि वृक्ष करते हैं। कब? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब क्या? इन, के दौरान। आप यार ड्यूरिंग वर्ड भूल जाओ, इन भी लगा सकते हो, इन अ हॉट एंड सनी डे, किसी हॉट, गर्म और धूप वाले दिन के दौरान, जैसा कि वृक्ष हमको आश्रय करते हैं, आश्रय देते हैं, पनाह देते हैं, उसी प्रकार से सुंदर वस्तु हमको क्या करती है? पनाह देती है। राइट, छोटा सा इसमें बात आई। आगे देखो, इट गिव्स अस अ साउंड स्लीप, ये हमें एक गहरी नींद देती है सर, सुकून भरी नींद देती है ना। सुकून भरी नींद, मेरा मानना है कि या तो बच्चा सोता है सर, सुकून की नींद केवल बच्चा, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सही ढंग से सो तक नहीं पाते हैं, कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार की इनसिक्योरिटीज ब्रेन में चलती रहती है, राइट। तो लेकिन अगर आप प्रकृति में हैं तो आपको सुकून भरी नींद प्रकृति आपको देती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो मीठे सपनों से भरी होती हैं। इट गिव्स अस गुड हेल्थ एंड कामनेस, कामनेस का मतलब शांति होता है, कि हमें एक ये अच्छा स्वास्थ्य और शांति क्या करती है? प्रदान करती है। तो ठीक है, ये आपका सेकंड स्टैंजा हो गया, ये लीजिए आप, उसमें लास्ट की लाइन हो गई, और ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया आसान भाषा में। कोई मैंने इसमें ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। देखो मेरे भाई, मैं हमेशा की बात करता हूं, मैं अपनी राइटिंग में, अपने लिखने के दौरान ऐसा शब्द नहीं लेके आता जिसको, जो आपको ऑलरेडी नहीं आए। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो शब्द आपको आते हैं उसी से काम हो जाए, हाँ ना।
तो अब देखो इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखो, तो वही है सर, द लैंग्वेज ऑफ द पोम इज क्वाइट इजी बट इट हैज डीप मीनिंग, कि सर इसकी जो लैंग्वेज है बहुत आसान है, लेकिन इसका जो ये अर्थ रखती है, अर्थ बड़ा गहरा रखती है। लैंग्वेज आसान है, अर्थ बहुत गहरा है। द पोम इंस्पायर्स अस टू लव नेचर, ये कविता हमको इंस्पायर करती है किसके लिए, कि हम प्रकृति से प्यार करें। लीजिए अब मुझे बताओ, जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी एरर के और बिना किसी मिस्टेक के या ओवर राइटिंग कटिंग के अगर आप सही व्यवस्थित करके आते हो, तो इसमें इतने शब्द हैं कि आपका एग्जामिनर आपको आराम से 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स क्या कर सकता, अवॉर्ड कर सकता है, राइट। तो ध्यान रखना, सिंपल लिखो और बिना एरर के लिखो, राइट। चलिए सर, अच्छा एक बात और, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, हालांकि मैंने अभी मना किया कि ज़्यादा नहीं इधर उधर, फिर भी आपको ऐसा लगता नहीं सर इसमें हमको एक आध लाइन इसमें कोई मेरे को लगता है सुटेबल है वो ऐड कर लेनी चाहिए, तो एक आध लाइन जरूर ऐड करना, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए दूसरी कवि उस पर चलते हैं, स्टेंजा पे। देखिए बच्चों, स्टेंजा नंबर 2, ठीक है ना, इसके है 3-4 स्टेंजा है, तो मैं आपको सारे समझा देता हूँ इसके अंदर। देयरफॉर, है ना, ये अगला स्टेंजा है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर रैविंग, एवरी मोरो का मतलब क्या होता है, मोरो, ये टुमारो इसी से बना हुआ है, टुमारो, है ना। रैविंग, रैविंग का मतलब क्या होता है सर, गूंथना, बनाना, हम बनाते हैं, हर मॉर्निंग हम बनाते हैं। अ फ्लावरी बैट टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम फूलों का एक बैंड बनाते हैं जो हमको इस अर्थ से जोड़ के रखता है। ये कविता, फिर मैं बता दूं कि इस कविता का केवल मैं आपको लिटरल मीनिंग बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। लिटरल मीनिंग का मतलब अनुवाद करके बता दिया, कोई मतलब नहीं। इसकी गहराई को समझने के लिए बड़ा जतन करना पड़ेगा। तो मोटी मोटी बातें देखो, मैं केवल इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, कि मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको इसमें, ठीक है। अगर ये वाला स्टेंजा आपके सामने आता है, ध्यान रखना, ये वाला स्टेंजा जो देयरफॉर से स्टार्ट होकर और आपका स्टेंजा यहां तक आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कितनी आसानी से हम लोग करेंगे। देखो रेफरेंस, रेफरेंस तो वही है जो अपन पिछली बार करके आए हैं, समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इसको देखो, इन प्रेजेंट स्टेंजा, किस प्रस्तुत स्टेंजा में, द पोइट टॉक्स अबाउट, कवि बात करता है, किसकी बात करता है, आर रिलेशन, हमारे संबंध की बात करता है। और हमारा रिलेशन किससे, विद द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता से जो हमारा रिलेशन है, हमारा जो संबंध है, उस संबंध के बारे में क्या करता है, ये बात करता है। और कैसे, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, सच नेचुरल ब्यूटी, इस तरह की जो नेचुरल ब्यूटी है, हैज पावर, उसमें ताकत होती है। किस चीज की ताकत होती है, टू किल आर सैडनेस, हमारे सैडनेस को मिटाने की, हमारी नफरत, हैट्रिट का मतलब क्या होता है, जो हमने एक दूसरे के प्रति नफरत भर ली है उसको मिटाने की, और जो हमने एक दूसरे के प्रति जेलसी भर ली है, ईर्ष्या। आप चाहो तो ये 2 शब्द लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो इसको यहीं समाप्त कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है 2 शब्द लिख लो, हैट्रिड एंड जेलसी। तो कवि का ये मानना है कि इस तरह की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसमें शक्ति होती है हमारी सैडनेस, हमारे दुख को मारने की, हमारे हैट्रिड को मारने की, यानी नफरत को मारने की, घृणा को मारने की, और हमारे जेलसी को मारने की। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब आगे चलते हैं इसके ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से समझा दूंगा। द पॉइंट बिलीव्स दैट, कवि ये विश्वास करता है कि, आप तो इस पे फोकस करो, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सेंटेंस कि, और आप देखो मैं लाइनों को रिपीट करता हूं, आज जो लाइन से इसको, ये लाइन ऐसा थोड़ी पहली बार इस्तेमाल करना, पहले भी आ चुकी, ऐसे छोटे छोटे फ्रेज में बार बार इस्तेमाल करता हूं, सो दैट आपको लर्न करने में आसानी रहे, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि जो सुंदर वस्तु होती है, हैज पावर टू किल, उसमें पावर होती है मारने की, किसकी, हैट्रिड, सैडनेस, हैट्रिड एंड सोरो, हमारे सोरो। देखो कोशिश ये रहती है कि लाइंस वही रिपीट करें बार बार, कम हमको मैटर तैयार करना पड़े, लेकिन कम लाइनों से ज्यादा मैटर तैयार हो जाए, ये हमको देखना है। या सोरो की जगह भी आप वो क्या लिखा था, जेलसी शब्द, वो भी लिख सकते हो। He says, वो कहता है कि वे रैथ, रैथ का मतलब बुनना, गूंथना, WRATS, रैथ। अगर आप भूल जाओ तो कोई बात नहीं, मैक लगा देना, इससे काम हो जाएगा, वी मैक, है ना। अगर आप रैथ शब्द भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, सामान्य शब्द इस्तेमाल करो, वी मैक अ बैंड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कि हम सुंदर
फूलों से एक बैंड बनाते हैं, एक जिसको आप बांधते हैं हाथ पे वगैरह पे, ऐसा फूलों को गूंथ कर हम बैंड बनाते हैं। तो हम आप फूलों को नहीं गूंथ रहे हैं। कभी ये कह रहा है कि केवल वहां फूलों से गूंथने का कोई मतलब नहीं है। हम एक्चुअली विच बाइंड अस, ये बैंड हमको क्या करता है, बांधता है, हमें जोड़ देता है। किससे? वो हमको जोड़ देता है टू दी अर्थ, वो पृथ्वी से हमको जोड़ देता है। और ये है इस कवि का कहने का तात्पर्य। एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी लिव, हम रहते हैं किसमें? वी लिव विद द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, हम हर दिन सुंदर वस्तुओं के साथ में रहते हैं। आप देखिए अपने आसपास, पक्षी भी आपको दिखाई देंगे, परिंदे दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, नदियां दिखाई देती है, पहाड़ दिखाई देते हैं। हम चारों तरफ किससे घिरे हुए? प्रकृति से घिरे हुए। बस हमारी आंखें होनी चाहिए देखने के लिए। मोबाइल में घुसा के बैठे हुए आंखें हैं तो फिर तो प्रकृति कहां से दिखेगी, है ना? इट बाइंड इट्स, इसको समझते हैं, इट बिल्ड्स, ये निर्मित करता है, बनाता है। बिल्ड का मतलब बनाता है। अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब रिलेशन होता है, लगाव होता है। वैसे इसका मतलब मैं ज्यादा इस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है आपका रिश्ता, लेकिन बॉन्डिंग का मतलब लगाव होता है ना, किसी के साथ में बॉन्डिंग, समझ को भी कहते हैं। एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, राइट? तो ये हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक जुड़ाव कह सकते हैं हम, ये हमारा जुड़ाव बनाती है। इन अस विद द अर्थ, अर्थ के साथ में, पृथ्वी के साथ में हमारा एक बॉन्डिंग क्या करती है, ये बनाती है, एक जुड़ाव पैदा करती है। इट सेज, इट हैज, और इसमें ताकत होती है सर, पावर टू किल सच नेगेटिव थिंग्स, है ना? ये सच हटा दीजिएगा, ठीक है? ये सच वर्ड का यहां पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो इट हैज पावर टू किल नेगेटिव थिंग्स, और प्रकृति में सर ताकत होती है नेगेटिव थिंग्स को मारने की। जितने भी नेगेटिव आइडियाज है, प्रकृति उसको पॉजिटिव बना देती है। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर इज अ लैक ऑफ गुड पीपल इन द वर्ल्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कवि कहता है कि इस संसार में कमी है। लैक का मतलब कमी, है ना? इस संसार में कमी है सर। किस चीज की कमी है? अच्छे लोगों की कमी है इन द वर्ल्ड, है ना? प्रकृति से दूर हो गए तो बुरे बन रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, डिवेलप्स, विकसित करती है, गुड क्वालिटीज इन सच पीपल। इस प्रकार के बुरे लोगों के अंदर ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है? अच्छी क्वालिटी पैदा करती है, अच्छे गुण विकसित करती है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड का मतलब के अतिरिक्त, इन सब के अलावा, द पोइट बिलीव्स, कवि ये विश्वास करता है, कवि का ऐसा मानना है, दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल सच सैडनेस, कि इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी, कि इन सारी सैडनेस के बावजूद भी, किस प्रकार की? एंड ट्रबलसम फीलिंग्स, और ये जो कठिन, ट्रबलसम का मतलब हम ये ले सकते हैं, ट्रबलसम का मतलब जो जिससे मुसीबत पैदा हो, है ना, जिससे कठिनाई पैदा हो, जिससे दुख पैदा हो, उसको ट्रबलसम कहते हैं। इस प्रकार की ट्रबलसम फीलिंग्स हैं, इस प्रकार की सैडनेस हैं, है ना? कवि का मानना कि क्या हो सकता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर वस्तु होती है, ठीक है, हैज पावर टू रिमूव द अनप्लीजेंट फीलिंग्स, ठीक है? तो कवि का मानना है कि इन सब कुछ बाधाओं के बावजूद भी, सैडनेस के बावजूद भी, सुंदर वस्तु में ताकत होती है रिमूव करने की, हटा देने की, द अनप्लीजेंट फीलिंग्स, जो हमारी दुखद भावनाएं हैं उसको हटा